एक तरफ पाकिस्तान को तो प्रॉक्सी की तरह इस्तेमाल करता रहा है चाइना, लेकिन अब नया दोस्त बांग्लादेश भी नजर आ रहा है। मोहम्मद यूनुस केयरटेकर सरकार में हैं और अब सबके मन में सवाल ये कि भाई ये कब तक सरकार में बने रहेंगे। इलेक्शंस हो नहीं रहे हैं, वहां के लोग उन्हें एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं और वो जाके चाइना से दोस्ती बढ़ा रहे हैं, भारत को आंख दिखा रहे हैं चाइना के भरोसे। देखिए, सेगमेंट में बातें आगे बढ़ाता हूं। हमने होश, जोश, बेहोश और बेहोश, अब मदहोश। मैं बताता हूं आपको इसका क्या मतलब है। आपकी छवि ऐसी होनी चाहिए, हम युद्ध के देश हैं नहीं है, हमारी सभ्यता, मिलिट्री, हमारे संघमित्रा, हमारे अशोक का बुद्धिज्म को बढ़ावा देना, और उस सभ्यता के कारण आज भी भारत का अपना महत्व। सबसे पहले मैंने इकोनॉमी बोली थी, दूसरा मिलिट्री, और तब बोला था मैंने सभ्यता। आप समझिए मेरी क्रम को। क्रम का मतलब है कि मिलिट्री जब तक भय बिन हो ही न प्रीति, सबको मालूम है और हम दिखा चुके हैं, उसको कहने की जरूरत नहीं है। मदहोश कैसे करोगे यूनुस को, मदहोश कैसे करोगे शहबाज शरीफ को, मदहोश कैसे करोगे चाइना अमेरिका को? उसके लिए एक बैलेंस ऑफ पावर चाहिए। आपको अपनी मिलिट्री माइट तो है। मैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर का पायलट हूं, 2 सीगल मिसाइल लेके चलता हूं, और पहला अटैक जो भारत ने कराची पे किया था 1971 में, सरफेस टू सरफेस मिसाइल का, पूरे विश्व का पहला स्टैंड ऑफ, दूर से मारने वाला पहला वो युद्ध था। अब हम आज बात कर रहे हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स की। नेवी हमेशा से स्टैंड ऑफ वेपन, हम तलवार से नहीं लड़ सकते, हम शिप के साथ नहीं लड़ सकते, हम तो दूर से ही मारते हैं। आश्चर्य और गति, यही हमारा काम है। तो स्टैंड ऑफ वेपन की लड़ाई हो रही है, जमीन की लड़ाई नहीं हो रही है। भारत पाकिस्तान में हमें पीओके लेना है, हमने रोक दिया है। अभी सही समय नहीं है तो नहीं किया हमने। किसकी लड़ाई हो रही है? जमीन की नहीं, जमीर की लड़ाई हो रही है। रशिया और यूक्रेन में क्या हो रहा है? 4 प्रांत लेके बैठे हैं, क्रीमिया लेके, और वो 12,000 स्क्वायर किलोमीटर से वापस चले गए। वो तो सिर्फ वहां पे डिनोटिफाई और डिआर्मामेंट करना चाहते हैं। छोटे भाई को कहते हैं तुम लिटिल रशिया हो, लिटिल रशिया की तरह रहो, हमारी सभ्यता में रहो, छोटे मोहल्ले के हो, हमारे मोहल्ले जैसे रहो। ये बात हो रही है। इजराइल और ईरान में क्या जमीन की लड़ाई थी? नहीं, जमीर की लड़ाई थी, सभ्यता की लड़ाई थी। ये खलीफा और वो इजराइल अपनी सभ्यता बचा रहा था। तो भारत को उस संदर्भ में देखना है। लड़ाई तो मैं मिलिट्री मैन हूं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि कैसे दुश्मनों को दांत इकट्ठा करना होता है, लेकिन उसके साथ साथ उसके आगे की बात, मदहोश कैसे करूं किसी को, बड़ा कैसे बनूं, व्यक्तित्व मेरा बड़ा कैसे हो, मैं सुपर पावर के लेवल में आऊंगा कैसे, इकोनॉमी, मिलिट्री और सभ्यता के साथ ही आऊंगा। इसलिए मैं उस बात को दोहरा रहा हूं। उसको सही तरह से समझना है और मेंटेन करना है। उसी तरह से बातें करती रहनी है, बड़ी बड़ी बातें हर क्षेत्र में, बिम्स्टेक हो, सार्क हो हमारा, या एससीओ हो, या हमारा जहां भी हम G7 में जाएं, जहां भी इनवाइट किए जाएं, वहां हमें पता होना चाहिए। ईरान भी आया था यहां, पाकिस्तान तो था ही, और बेलारूस को भी लेके आया गया है। बेलारूस रूस का मित्र है और वो भी उसको सहायता कर रहा है, वहीं जमीर की लड़ाई में कर रहा है। वो कह रहा है नाटो यहां से हट जाओ। हमें समझना चाहिए विश्व का परिप्रेक्ष्य क्या है, हमारी समझना चाहिए आगे हम आज से 30 साल पहले कहां होंगे। हमें दूर देख के बात करनी होती है। उस हिसाब से अगर आप देखें तो मिलिट्री माइट को लगातार बढ़ोतरी करते रहना जो हमारा लक्ष्य है, और उसके साथ साथ हमें अपनी ऐसी इंप्रेशन बनानी है। ये युद्ध जब रुका था ऑपरेशन सिंदूर, और जब ये बातें हुई थी उस दिन 10 मई को, आपके ही चैनल में थे हम जी। वो 5 बजे का जो समय था, वो क्यों ऐसा हुआ कई लोग नहीं समझ पाए। पूरी जनता को समझाना पड़ा कई दिनों तक कि युद्ध क्यों रोका गया। आज भी आपके मन में द्वंद्व होगा कि क्यों रोका गया युद्ध। ये बड़ी बात थी। इसको कहते हैं मदहोश करना, इसको कहते हैं दूर तक सोचना, क्योंकि आपकी गति, आपका इकोनॉमी, आपका सब कुछ पीछे चला जाएगा। युद्ध कोई नहीं चाहता, ये इसका मतलब है, और कोई नहीं चाहता कि इस तरह से लड़ते रहे। इसलिए इजराइल को रोकना पड़ा। क्या उसका एग्जिस्टेंस खतरे में अब नहीं है? क्या मिसाइल सारे डिस्ट्रॉय हो गए ईरान के? क्या वेपन इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जिसकी चर्चा राजनाथ सिंह ने एससीओ में की है, क्या वो सब खत्म हुआ? उन्होंने एक तरह से देखिए, छाया में उन्होंने कई बातें कही हैं। अगर आप एससीओ में देखो बयान उनका, तो बहुत कुछ कह गए उस स्टेज से जाके, जो विश्व को बहुत बड़ा मैसेज दिया है। ईरान को भी उन्होंने लपेटा है और इजराइल को भी समझाया है, सबको देखा है उन्होंने कहा है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। खाली हम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे हैं, पहलगाम की, हम ईरान वाली बात भी उसमें देख रहे हैं, क्योंकि अभी भी प्रॉक्सी वार का तरीका है। अभी भी हिजबुल्लाह, हमास और ये हुती का अटैक हो सकता है। विश्व प्रभावित होगा। इंडियन नेवी को जाना पड़ेगा रेड सी में, हमें फिर से प्रोटेक्ट करना पड़ेगा सी लेंस को, कम्युनिकेशंस को, हमारे जो सी फेरर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। आपका आर्थिक विकास रुक जाएगा। तो दूर तक सोचना है, लंबा सोचना है। यूं तो नहीं कि गम नहीं, गम है हमारे पहलवान का, ये पहलगांव का। यूं तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आंख नम नहीं। हम मारेंगे, जरूर मारेंगे, लेकिन जरूरत पे मारेंगे, वरना सभ्य रहेंगे। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत अहम बात है। वैभव जी,
यूनुस जब चाइना गए तो उन्होंने वहां से लैंडलॉक और चिकन नेक की बात की। इसके अलावा जो लालमोनर हार्ट एयरबेस है, जो कि चिकन नेक से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर है, उसे खोलने की तैयारी की बातें भी सामने आई। और यहां तक बात आई कि एक चाइना का डेलीगेशन आया, वहां विजिट करके आया और यूनुस ने अपना पूरा समर्थन दिया है। क्या मायने निकाले जाए? क्या यूनुस भी इस वक्त इस्तेमाल हो रहे हैं, चाइना उन्हें इस्तेमाल कर रहा है, बांग्लादेश का अपना कोई स्टैंड नहीं है, और कब तक ये बने रहेंगे सत्ता में? देखिए, यूनुस जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनको चावल की बोरियां भेज रहे हैं। आप उनको चावल की बोरियों के बजाय ब्रह्मोस भेजते तो ये हरकतें ना करते। लेकिन जब आप अपने दुश्मन को, सांप को अपने हाथ से दूध पिलाएंगे, आप उनके यहाँ राशन भेजेंगे, आप उनकी इकोनॉमिक मदद करेंगे, आप कहेंगे नहीं हम इनके साथ भी अच्छे रिलेशन चाहते हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम्स झेलनी ही पड़ेंगी। और देखिए, ये इख्वानुल मुस्लिमीन से जो इन्फ्लुएंस जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं दुनिया में, जैसे एर्दोगान है तुर्की में या मोहम्मद यूनुस है बांग्लादेश में, ये मुस्लिम ब्रदरहुड का जो प्रोजेक्ट है ये मिस्र में शुरू हुआ था। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा डेंजरस आतंकवादी ये हैं, क्योंकि ये वो आतंकवादी हैं जो हाथ में बंदूक नहीं उठाते, ये दूसरों की हाथ में बंदूकें उठवाते हैं। तो जो हाथ में उठाने वाले हैं, जो गन्स, जो बुरहान वानी टाइप के जो आतंकवादी हैं या मसूद अजहर जैसे हैं जिन्होंने खुद हाथ में बंदूकें उठाई हुई हैं, आप उनको तो आप मार सकते हैं, लेकिन जो हाथ में बंदूकें नहीं उठाते, जो जमहूरियत की बात करते हैं, डेमोक्रेसी की, फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इस तरह की बातें करते हैं और उसके बाद उकसाते हैं एक पूरी जनता को और दूसरे इंटेलिजेंस एजेंसीज के हाथों में खेलते हैं और आपके लिए वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं जो आपके लिए दशकों तक सॉल्व करना मुश्किल होती है। तो आपको उनको सबसे बड़ा थ्रेट मानना पड़ेगा। आप उनके साथ सेंसिबल या डायलॉग कोई बात करना, ये आप उनके साथ चर्चा नहीं कर सकते। आप मुझे बताइए कि क्या एक वकील और गुंडे के बीच में कोई बातचीत हो सकती है अगर दोनों के बीच में लड़ाई हो? भाई, गुंडे को एक ही चीज आती है, आतंकवादी को एक ही चीज आती है, वो है ट्रिगर दबाना। आप कहते हैं हम इनसे डायलॉग करेंगे। आप डायलॉग, आपने कश्मीर में बहुत लंबे समय तक कोशिश की, दशकों तक कोशिश की कि डायलॉग करें। क्या हुआ? अंत में आपको ऑपरेशन ऑल आउट करना पड़ा। आज के डेट में पूरे जम्मू कश्मीर में आपको ना कोई एरिया कमांडर मिलता है, ना कोई जोनल कमांडर मिलता है, कोई नहीं मिलता, बिल्कुल शांति है। तो आपको ये बात एक जगह समझ में आ गई कि भाई आतंकवाद का और जो इस तरह के जो रेडिकल जिहादी माइंडसेट के लोग हैं, इनके साथ एक ही जुबान में बात होगी, वो है बंदूक की जुबान में। लेकिन आप बांग्लादेश में उस चीज को आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हम डायलॉग से कर लेंगे, नहीं, वो भी एक आतंकवादी है, एर्दोगान भी एक आतंकवादी है, वो मुस्लिम ब्रदरहुड के आतंकवादी हैं। तो आप उनको ऐसे डील कीजिए। दूसरी चीज, पूरे नॉर्थ ईस्ट में और आपके यहाँ पे जो एनआरसी का जो विरोध होता है, मैं सर ने बात की 5 फ्रंट वॉर की, जो सबसे डेंजरस फ्रंट है वो आपका इंटरनल फ्रंट है। जब आपके साथ गलवान में जब वॉर होती है तो इस देश की मेन ऑपोजिशन पार्टी का लीडर खड़ा होकर कहता है कि चाइना जो है इतने 1000 स्क्वायर किलोमीटर अंदर आ गया है। कोई सबूत नहीं आज तक, उसका कोई बात नहीं, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे इस तरह की बातें की जाती हैं। उसके बाद आप देखिए, जब भी वही सेम पॉलिटिकल पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक एमओयू करती है, वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है वो आज तक किसी को नहीं पता, पब्लिक नहीं है। तो आपके यहाँ पे जो अंदर का जो फ्रंट है, जब आप एनआरसी करने की बात करते हैं, इस देश में दंगे शुरू हो जाते हैं, इस देश में हजारों की तादाद में शाहीन बाग लग जाते हैं। वो कौन लोग हैं कि जब इन बांग्लादेशियों को निकालने की बात होती है, बाहर वापस भेजने की बात होती है, आपके लिए कितना बड़ा नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है? आपको क्या पता है कि इसमें से जो अराकान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी है, वो अराकान आर्मी के जो अताउल्लाह जुनूनी जो उसका लीडर है, अताउल्लाह जुनूनी कराची में पैदा हुआ, वो म्यांमार का रहने वाला भी नहीं है, लेकिन उसने आतंकवादी संगठन वहां बनाया हुआ है। उसके कितने लोग स्लीपर सेल्स यहां पे, आपको क्या पता है? बांग्लादेश के आईएसआई के कितने स्लीपर सेल्स ये बांग्लादेशी जो है बन करके यहां पे सोसाइटीज में जो है काम कर रहे हैं और गाड़ियां चला रहे हैं और फल के ठेले लगा रहे हैं, आपको पता है? तो जब इनको निकालने की बात आती है तो इस देश में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कौन सी एनजीओज हैं, वो कौन सी फोर्सेज हैं जो अचानक से इस देश में दंगे शुरू करवा देती हैं, जगह जगह शाहीन बाग लग जाते हैं। तो ये जो फ्रंट है, ये आपको खुद से सॉल्व करना पड़ेगा और ये आप उस दिन तब करेंगे जिस दिन आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ एक बीमारी है। पहले आप उस बीमारी को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप डिनायल में है कि नहीं मुझे वो बीमारी है ही नहीं, तो उसके इलाज की तो नौबत ही नहीं आएगी। तो हम एक कंट्री के तौर पे, एक समाज के तौर पे पहले उसको एक्सेप्ट करें और आइडेंटिफाई करें कि हमारे पहले अपने घर की सफाई करें। आपके यहाँ पे घर के अंदर भी जब कोई बात होती है, आपका बेटा अगर कोई गलत काम करता है तो आप कहते हैं तुम सबसे पहले देखो कि तुम्हारी गलती कहां है। आप पहले अपने अंदर झांकते हैं। आप अपने अंदर नहीं झांकने को तैयार है, आपसे अगर दुश्मन बाहर ढूंढ रहे हैं तो आप इसको समस्या का समाधान आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, हमारे दर्शकों को भी कुछ सवाल हैं। कौन कौन सवाल लेना चाह रहा है? ठीक है, मैं पहले उधर दे रही हूँ, फिर आप लोगों के पास भी आऊंगी। सर, आपका सवाल। जैसा कि अभी आपने कहा कि बांग्लादेश चाइना और पाकिस्तान के फेवर में आजकल बात कर रहा है, क्या आपको ऐसा लगता है कि निकट भविष्य में उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो भारत के नजदीक आने की कोशिश करे? जो एक बार गलती करे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
उसकी जो दूसरे की गलती से सीख ले उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बार बार गलती करे वो ही सिर्फ एक पाकिस्तान है, वो कभी नहीं समझेगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ। पाकिस्तान एक वो कंट्री है जिसका के कहीं कोई सगा अपना नहीं है, कहीं कोई उसका कैरेक्टर नहीं है, कहीं कोई उसकी पॉलिसी नहीं है। पैसा फेंको, तमाशा देखो। एक डिफेंस मिनिस्टर अगर ये बोल सकता है कि हम अवेलेबल हैं, पैसा चाहिए, अब हम नेगोशिएट ज़्यादा करेंगे। यहाँ तक बात चल रही है ना चाइना की, मैं एक थोड़ा सा 10 सेकंड और ले रहा हूँ। अगर चाइना इतना स्ट्रांग है, गलवान में अटैक किया क्यों नहीं? भाई ये तो मानना चाहिए ना, तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, आए क्यों नहीं? मैं आपका पेंगैंगसो में इंतजार कर रहा था, आप आए नहीं, मैं करूं क्या? मैं आपका गलवान में भी इंतजार कर रहा। आपको पता है ना गलवान इंसिडेंट सिर्फ एक इतनी सी बात पर था कि उन्होंने बोला था शाम को 7 बजे तक हम वापस चले जाएंगे। हमारी जनता गई, जाके देखा वो नहीं गए। हमारे एक बंदे ने जो बिहार रेजिमेंट का था, वो जो टेंट का जो पैक लगा था, उसने उसके ठुड के ऊपर पैर मारा कि ये हटा क्यों नहीं अभी तक। भाई इसके ऊपर लड़ाई हो गई, बात खत्म। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ये तो लेटेस्ट है। भाई आपने तो पाकिस्तान का साथ देना है, आप कारगिल में आए क्यों नहीं? मतलब आपको क्या डर था? आप तो सुपीरियर हो, आप पाकिस्तान के साथ मिल भी सकते हो, ये आप ही लोगों का कहना है। भाई तुम आए क्यों नहीं? देखिए इसे बोलते हैं खौफ, इसे बोलते हैं दहशत, और ये दहशत 150 करोड़ आदमी के जज्बे की है।